हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हेल्थ केयर का एक और सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, एनुमरेट द प्रिंसिपल्स दैट मस्ट बी फॉलोड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए। तो दीज फोर आर द प्रिंसिपल्स। नंबर 1, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन डायग्नोज एंड प्रिस्क्राइब। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करिए, फिर डायग्नोज करिए, देन प्रिस्क्राइब करिए। सेकंड प्रिंसिपल है फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव। थर्ड है कम्युनिकेशन बिकम्स कॉम्प्लेक्स एज द नंबर ऑफ पीपल वी आर कम्युनिकेटिंग विद इंक्रीजेज। तो जिस तरीके से नंबर ऑफ पीपल बढ़ता है, कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स होती जाती है, कठिन होती चली जाती है। एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चर्स डिफर्स। तो कल्चर्स के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन डिफर करती है, अलग अलग होती है। जिस तरीके से डिफरेंट कल्चर्स हैं तो उनकी कम्युनिकेशंस भी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमरेट द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेस को जो मैनेज करने का स्किल है उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो सबसे पहले इट इम्प्रूव्स, मूड को सही करता है, इम्प्रूव करता है। बूस्ट इम्यूनिटी या बूस्ट इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। थर्ड है प्रमोट्स लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी जो एक लॉन्ग ड्यूरेबल लाइफ कह सकते हैं आप, ठीक है, लंबा जीवन। और लास्ट है लीड्स टू बर्स्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, और अच्छी होती है, जो जरूरी है गोल अचीवमेंट के लिए, विच इज़ वाइटल फॉर गोल अचीवमेंट्स। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स। तो ये जो शुरुआत की इस वीडियो के 2-3 क्वेश्चन रहेंगे वो एक्चुअली में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आते हैं 10 मार्क्स के, उनके ऊपर बेस्ड है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपको पता ही है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल भी आता है, आईसीटी स्किल्स जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसमें कंप्यूटर के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में होता है, ठीक है जी। और एंटरप्रेन्योर स्किल्स, ये सभी को मिलाकर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन यू सेव अ डॉक्यूमेंट इन कंप्यूटर। तो आईसीटी स्किल्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो किस तरीके से सेव करेंगे किसी फाइल को, किसी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में। सबसे पहले फाइल मेन्यू को ओपन करना पड़ेगा, फिर सेव एज ऑप्शन, फिर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, सेलेक्ट द लोकेशन, किस जगह पर आपको सेव करना है उसको, एंड देन टाइप द फाइल नेम, किस नाम से सेव करना है टाइप करिए उसका, एंड क्लिक ऑन द सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए और वो उससे सेव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड लिस्ट सम वैल्यूज विच मेक एन एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल। वो कौन सी वैल्यूज हैं जिनसे जो एंटरप्रेन्योर है वो सक्सेसफुल बनता है या उसको वो सक्सेसफुल बनाती है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंटरप्रेन्योर में, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए वो किसी का उसके ऊपर, परसिवरेंस मतलब कंटिन्यू अपना काम करे जाए, वो ऐसे नहीं है कि एक दिन में ही सोचे कि आज मैं सारी चीज़ें हासिल कर लूँगा। पेशेंस के साथ मेहनत अपने करता रहे, उसी को परसिवरेंस बोलते हैं। और ओपन माइंडनेस होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को सफल बनाती हैं, सक्सेसफुल बनाती। नेक्स्ट है, एनमरेट नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताना है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। टू मेन टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दो तरह के होते हैं, ये हमने सोशल साइंस में भी पढ़ा है। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल जिनको रिन्यू किया जा सकता है, जैसे वाटर है, सॉइल है, विंड है। रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड नेचुरली आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं, रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी, इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, जैसे कोल, पेट्रोलियम, बेसिकली जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है जी। ये सभी नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। चलिए अब सब्जेक्ट स्किल्स या सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है इसमें से, एनमरेट 4 बेसिक क्वालिटीज ऑफ जीडीए। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जो होता है उसकी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, 4 बेसिक क्वालिटी हमें बतानी है जीडीए की। नंबर 1, लव फॉर द फेलो मैन, ठीक है। सेकंड, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी।
थर्ड इज डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस और अलर्टनेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द नॉलेज ऑफ बेड मेकिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर पेशेंट इन हॉस्पिटल। तो बेड मेकिंग की जो नॉलेज होती है वो क्यों जरूरी है पेशेंट के लिए, ठीक है। कंफर्ट इज बेसिक नीड, सभी ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड होती है। एवरी इंडिविजुअल रिक्वायर बेसिक कंफर्ट, जैसे कि मैट्रेस, पिलो, गुड एनवायरनमेंट, कंफर्ट डिवाइसेस फॉर गुड स्लीप, सभी को इसकी जरूरत होती है कंफर्ट की। बेड मेकिंग इज द प्रोसीजर adopted for making beds using scientific principles of nursing so as to provide maximum comfort of the patient। तो बेड मेकिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कंफर्ट को हम बढ़ाते हैं, जिससे अच्छे से सो पाए, रिलैक्स्ड हो पाए जो पेशेंट है, और सही तरीके से वो नींद लेगा तो उसकी रिकवरी में भी उसकी हेल्प होगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट नॉलेज ऑफ बेड मेकिंग फॉर द पेशेंट in a hospital। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ये पिछले भी कई हमने सैंपल पेपर्स में क्वेश्चन देख लिया है, इंपॉर्टेंट है, बार बार आ जाता है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स में क्या अंतर होता है, देखिए इसे आप टेबल बना के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तरफ लिखिए एंटीसेप्टिक, दूसरी तरफ लिखिए आप डिसइंफेक्टेंट्स, और फिर ये दोनों पॉइंट एंटीसेप्टिक में और ये दोनों पॉइंट आप राइट हैंड साइड में लिखिएगा। एंटीसेप्टिक्स जो है उनको स्किन पर यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट्स स्किन पर यूज़ नहीं होते हैं। नंबर 1 डिफरेंस ये है। दूसरा, नॉट फॉर यूज़ इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गई, ये सब इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एंटीसेप्टिक्स को उन पर यूज़ नहीं किया जा सकता, जबकि डिसइंफेक्टेंट्स को उन पर ही यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक 2 डिफरेंसेस हैं इसमें, 2 ही नंबर का है, इतने ही लिखने होंगे आप। अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द रोल ऑफ फर्स्ट एडर इन बेसिक एंड इमरजेंसी सिचुएशन। तो बेसिक के बारे में बताना है, ठीक है, और इमरजेंसी सिचुएशन में भी फर्स्ट एडर का क्या रोल है। एज अ फर्स्ट एडर द फर्स्ट थिंग इज टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। तो पहला पॉइंट हो गया टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। देन स्टे इन चार्ज अंटिल द अराइवल ऑफ द मेडिकल हेल्प। जब तक एम्बुलेंस या मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती, जब तक मतलब किसी और को उसमें इंटरफेयर मत करने दीजिए आप। और वाइल इन चार्ज मैनी अदर पीपल में ऑफर टू हेल्प एंड क्राउड द प्लेस। उसके बाद है इन एन इमरजेंसी, अब ये तो एक बेसिक हो गया, वेयर देयर इज अ कंफ्यूजन एंड फियर द एक्शन ऑफ काम एंड इफेक्टिव फर्स्ट एडर reassure everyone and can make the whole experience less traumatic। जब घबरा रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, तो थोड़ा काम रहिए उस समय पर और काम करिए। Besides giving first aid, one should ensure number 1 keep unnecessary लोगों को दूर रखिए and protect the casualties belonging। और जिस व्यक्ति को समस्या हुई है, चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, उसकी बिलोंगिंग्स को भी प्रोटेक्ट करिए, ऐसा नहीं है उसे ही कोई लेके चला जाए। तो ये रोल है बेसिक इमरजेंसी सिचुएशन की, किसके, फर्स्ट एडर के। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन जर्नल मोशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो एलिवेशन रेफर्स टू मूवमेंट इन सुपीरियर डायरेक्शन, ठीक है, और डिप्रेशन क्या है, रेफर्स टू द मूवमेंट इन इंफीरियर डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन द रोल्स ऑफ मेडिकल रिसेप्शनिस्ट। ये भी बहुत आता है, रिसेप्शनिस्ट के क्या रोल हैं, रिसेप्शनिस्ट की रोल्स और उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। रोल्स की बात करें तो दे माइट ऑल्सो कलेक्ट पेशेंट नोट्स एंड एंश्योर दैट दीज वाइटल रिकॉर्ड्स गो टू द कंसर्न्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। सेकेंड है रोल इन अ क्लिनिक दे मे अरेंज अपॉइंटमेंट्स एंड पेशेंट ट्रांसपोर्ट। थर्ड है हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट हेल्प द पेशेंट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ये फुल फॉर्म भी आ जाती है एक नंबर में, ओपीडी की क्या फुल फॉर्म है, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जो बाहर से डॉक्टर को अपने आप को दिखाने आते हैं और दवाई लेके चले जाते हैं, उनको कहते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो उनकी टाइमिंग, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट का ही काम है।
एंड दे हैव टू मैनेज द क्राउड, और जो लोग वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं उन सबको मैनेज करना, उन सबको सेटिस्फाई भी करना, कहीं ना कहीं कि शांति से बैठे रहिए। उसमें से बहुत सारे लोग परेशान भी रहते हैं कि इतनी देर हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना, ठीक है, ये सब काम है, ये सब रोल है किसकी, एक मेडिकल रिसेप्शनिस्ट। अगला क्वेश्चन है इनमरेट 3 नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स कई टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में बताना है। तो 3 नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन कौन से हैं? वॉलंटरी हॉस्पिटल्स, प्राइवेट नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल, और तीसरा है कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स। वॉलंटरी हॉस्पिटल्स एस्टेब्लाइज एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वो एस्टेब्लिश किए। बी है प्राइवेट होम्स हॉस्पिटल्स, they are generally owned by an individual doctor or group of doctors and they are run on commercial basis. And C है corporate hospitals, they are public limited companies formed under the Companies Act and are run on commercial lines. They can be either general or specialized or both. तो ये 3 तरह के नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल जो होते हैं वो किसी एक डॉक्टर के, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स के हो सकते हैं और कमर्शियल बेसिस पे चलते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। कॉर्पोरेट्स भी जो होते हैं वो भी कमर्शियल लाइंस पर ही चलते हैं और कंपनीज एक्ट में एस्टेब्लिश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू चेंज अ पेशेंट्स पोजीशन ऑन बेड? नंबर 1, बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन टू गिव रिलीफ फ्रॉम द स्ट्रेस। इससे जो पेशेंट होता है उसको कंफर्ट मिलता है और रिलैक्सेशन मिलती है, जिससे उसकी स्ट्रेस कम होती है और रिकवरी में हेल्प होती है। इट रिलीव्स प्रेशर ऑन द डायफ्राम, पर उसका प्रेशर कम होता है, ठीक है, ये इंटरनल ऑर्गन है एक हमारी बॉडी का। इट इम्प्रूव्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शंस को इम्प्रूव करता है ये। इट इम्प्रूव्स रेस्पिरेटरी फंक्शंस को भी और ब्लड की सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। इट अलाउज फॉर ग्रेटर लंग्स एक्सपेंशन एंड इट प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज एंड पेन। क्या पेशेंट की जो पोजीशन चेंज करना है वो ये सारी चीजें करती। अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द रोल ऑफ सीनियर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर। सीनियर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल है HAI को कंट्रोल करने में? HAI क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जो किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से होता है उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन HAI बोलते हैं। तो 3 रोल यहाँ पर दिए हैं किसके? सीनियर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर के। क्या क्या उन्हें करना चाहिए? ठीक है, प्रमोटिंग द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ नर्सिंग टेक्निक्स। तो जो नर्सिंग टेक्निक्स हैं उनको अच्छे से डेवलप करें और इम्प्रूव करें, ठीक है जी। दूसरा, डेवलपिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अपने जो नर्सिंग स्टाफ हैं उसके लिए अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाएं और फिर उन प्रोग्राम्स को, उन पॉलिसीज़ को सुपरवाइज करें और ढंग से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो हर जगह, ठीक है। किस लिए? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, जिससे इन्फेक्शन रोका जा सके। कहाँ? स्पेशलाइज्ड एरियाज में, खास तौर से जैसे ICU होते हैं। फुल फॉर्म याद रखिए, ये भी पेपर में आ सकती है। इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU की फुल फॉर्म होती है ये। या मैटरनिटी यूनिट्स हैं जहाँ न्यू बॉर्न यूनिट्स, नवजात बच्चों का जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं। फर्स्ट एड जो है उसके बेसिक रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बेसिक रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। चेक, कॉल एंड केयर। सबसे पहले चेक करिए क्या हुआ, व्हाट इज़ रॉन्ग, पर्सन के साथ कहाँ चोट लगी है, क्या दिक्कत परेशानी है उसे। देन कंफर्ट द विक्टिम, अरेंज शेल्टर, और जो उसका सामान है उसको प्रोटेक्ट करिए। फिर कॉल करिए हेल्प के लिए, मेडिकल हेल्प के लिए, प्रोफेशनल। और केयर, जब तक हेल्प नहीं आती है, हेल्प द विक्टिम प्रेफरली विदाउट मूविंग, ज़्यादा उसे मूव मत करिए इधर उधर। नेक्स्ट है राइट डाउन द यूज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम जो न्यूट्रिशन का चैप्टर है, यूनिट है, उसमें से ये क्वेश्चन है। तो कैल्शियम का क्या यूज़ है हमारी बॉडी में, और नॉर्मल लेवल से ज़्यादा अगर कैल्शियम हो जाए या कम हो जाए तो उस क्या होगा।
कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट फॉर मसल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, हार्ट और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कैल्शियम, और सबसे ज़्यादा तो वो बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए है। अब डिफिशियंसी अगर वो कम हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया, और उससे क्या होता है, मसल क्रैम्प्स होती हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होती हैं। अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया, इससे मसल वीकनेस होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, किडनी फेलियर या किडनी फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टाफ ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, हाउ शुड यू रिस्पॉन्ड टू अ पेशेंट। एज ए स्टाफ, हेल्थ केयर सर्विस का स्टाफ होने के नाते आप पेशेंट से कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे। रेस्पॉन्ड टू ऑल कमेंट्स, गुड और बैड, अच्छी हो या बुरी हो, सबको आप जवाब दीजिए, रेस्पॉन्ड करिए। एंड एज इट शोज, क्योंकि ये दिखाता है कि आप ध्यान से सुनते हैं। वेलकम सभी ओपिनियंस को, चाहे वो नेगेटिव भी बोल रहे हों। डिफेंसिव मत होइए, एग्रेसिव भी मत होइए। डो नॉट यूज द सेम स्टॉक, एक ही बात बार बार मत बोलिए हर कमेंट के लिए। प्रैक्टिस टू रेस्पॉन्ड टू मोस्ट कमेंट विदाउट ब्रीचिंग पेशेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, तो कॉन्फिडेंशियल रखिए उसकी जो डिटेल्स हैं, नाम है और डिटेल जो भी हैं पेशेंट की, ठीक है। नो हु इज आस्किंग एंड वाई पर्टिकुलरली एप्लीकेबल टू द ग्रुप ऑफ पीपल, एंड डू नॉट आंसर क्वायर दैट यू डू नॉट नो, जो आपको नहीं पता है उसके बारे में बताइए कि मुझे नहीं पता है, आप उनसे जाके मिलिए, ठीक है। फिर है जीडीए का क्या रोल होते हैं। इनोमरेट 5 मेन रोल्स ऑफ जीडीए इन हेल्थ केयर सर्विसेज। जीडीए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, तो 3 जो इनके ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब प्रोमोटिव फंक्शंस होते हैं, प्रिवेंटिव फंक्शंस होते हैं, डायग्नोस्टिक फंक्शन हैं, और इमरजेंसी सर्विस फंक्शंस हैं। प्रोमोटिव में क्या है, हेल्थ प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड टू इम्प्रूव हेल्थ, तो ये काम होता है सबसे पहले। प्रिवेंटिव में रोकथाम, इट इंक्लूड्स supervision of normal pregnancies and childbirth, supervision of normal growth and development of children, control of communicable disease, ये काम। Diagnostic functions है, GDA help the patient and health professionals in patient service involving medical, surgical and other specialties। और इमरजेंसी में इमरजेंसी सर्विस फंक्शंस आते हैं, GDA assist in emergency सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर डीलिंग, जब एक्सीडेंट हो गया या कोई नेचुरल डिजास्टर है वहाँ पर। और लास्ट है केयर गिवर, जीडीए मीट्स द क्लाइंट होलिस्टिक हेल्थ केयर नीड्स टू प्रमोट हेल्थ एंड द हीलिंग प्रोसेस। द जीडीए प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक डिजीज एंड एम्प्लॉइज मीजर टू रिस्टोर द इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कैरेक्टराइज अ केयर प्लान, को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे। तो मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है केयर प्लान की। इट इज़ होलिस्टिक एंड इज बेस्ड ऑन द क्लिनिकल जजमेंट ऑफ द नर्स यूजिंग असेसमेंट डेटा। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ बेस्ड अपॉन आइडेंटिफिएबल नर्सिंग डायग्नोसिस, क्या रिस्क हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केयर प्लान की। इट फोकसेस ऑन क्लाइंट स्पेसिफिक नर्सिंग outcomes that are realistic for the care recipient. It includes nursing intervention which are focused on risk factor and it relates to the future course of action. तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, केयर प्लान की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एज अ फर्स्ट एडर हाउ कैन यू मैनेज अ पेशेंट विद माइनर एंड सिवियर बर्न, तो ये बर्न्स के ऊपर है, जल जाते हैं छोटे और बड़े। माइनर छोटा मोटा कोई जल गया है, और बहुत ज़्यादा है तो उसको हम सीवियर कहते हैं। माइनर बर्न में क्या करना चाहिए, रिमूव द पेशेंट फ्रॉम हीट सोर्स, रिमूव द बर्निंग क्लोथिंग, डो नॉट अप्लाई लोशन, अप्लाई मत करिए, कोई ऑइंटमेंट घी वगैरह मत लगाइए। रन कूल वाटर ओवर बर्नट एरिया, वियर सर्जिकल ग्लोव्स एंड जेंटली क्लीन द इंजर्ड एरिया एंड ड्राई, अप्लाई एंटीबायोटिक लगा सकते हैं, बर्नोल वगैरह जो क्रीम होती हैं। यूज़ अ स्टेराइल बैंडेज टू कवर बर्न अगर माइनर है, और सीवियर में तो आपको पेशेंट को लेके ही जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, ठीक है जी। मेक द पेशेंट लाई डाउन एंड अप्लाई एंटीबायोटिक क्रीम ओवर अफेक्टेड एरिया, तो उसे लिटा दीजिए, एंटीबायोटिक क्रीम अफेक्टेड एरिया में लगाई है।
और भी टेक द पेशेंट इमीडिएटली, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेके जाइए अगर ज़्यादा चल गया है तो। और लास्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस नर्वस सिस्टम का, हमें स्ट्रक्चर और फंक्शंस लिखने हैं। तो ये हम पिछली भी कई वीडियो में एक भी क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से इसे बता देता हूँ मैं। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले ये दो पार्ट में होता है, एक CNS होता है और एक आपका PS होता है। CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या होता है, ब्रेन होता है और स्पाइनल कोड होती है। दीज स्ट्रक्चर आर प्रोटेक्टेड बाय बोन, जिसको स्पून कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बोन प्रोटेक्ट करती हैं इसको, ठीक है, फ्रॉम इंजरी बाय द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF विच एक्ट एज कुशन और शॉक एब्जॉर्बर। और फिर होता है पेरिफेरल विच कनेक्ट्स द CNS टू द रेस्ट ऑफ बॉडी, से जोड़ता है पेरिफेरल सिस्टम इसको। फंक्शन क्या होता है इसके, फंक्शन है इसके 3 फंक्शंस है, देखिए, सेंसरी फंक्शन, इंटरप्रिटेटिव फंक्शंस एंड मोटर फंक्शंस। सेंसरी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं फ्रॉम इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट से, देन उसके बाद उसको इंटरप्रेट किया जाता है उन फंक्शंस को। और फिर मोटर नर्व्स कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CNS टू मसल्स, तो जिस भी मसल्स का काम होता है, ठीक है, उसको फिर कन्वे किया जाता है। तो ये है पूरा नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शंस। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं अपने दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं और दूसरे स्टूडेंट हैं जिनके लिए आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है, थैंक यू। और इस वीडियो का जो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके PDF को और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू।